हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों को हम और आगे पढ़ते हैं, उन्हें और आगे जानते हैं। तो कल का जो टॉपिक चल रहा था उसे हम एक बार रिपीट कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो कल हम आपको मोलरता पढ़ा रहे थे। कक्षा 11 रसायन विज्ञान। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम है मोलरता। ठीक, तो मोलरता क्या है? मैंने आपको बताया था कि 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। बात समझ में आई? 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। विलयन की मोलरता निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था। विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोल या मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि विलेय के मोल की हम गणना कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें विलेय के मोल की गणना करनी है या विलेय के मोल का मान निकालना है तो ये हो जाता है विलेय के मोलों की संख्या बराबर, देखिए जिसके मोलों की संख्या, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ विलेय के लिए बता रहे हैं तो यहाँ से खाली विलेय के मोलों की संख्या निकलेगी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से किसी के भी मोलों की संख्या निकाल सकते हो। विलेय का भी निकल सकता है, विलायक का भी निकल सकता है, किसी अदर कंपाउंड का भी निकल सकता है। बात समझ आए? तो मोलों की संख्या किसी की भी ज्ञात हो सकती है। यहाँ पे फिलहाल हम यहाँ पे विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या है? पीछे टॉपिक में आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। आप इस सूत्र की सहायता से विलेय के मोल की गणना कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला जो मैंने बताया ये आपका एक मानक रूप है। बात समझ में आई? जो विलेय के लिए है। ठीक, ये व्यापक नहीं है। व्यापक के लिए आप विलेय के स्थान पे जिसका भी निकालना चाहें उसके मोलों की संख्या, जिसकी भी मोलों की संख्या आप गणना करना चाहें उसकी मात्रा ग्राम में रख करके उसी के मोलर द्रव्यमान से भाग कर दीजिए। अब मोलर द्रव्यमान क्या है पीछे आपको बताया गया। मैंने आपको बताया भी कि मोलर द्रव्यमान का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा जो अणुभार होता है वही होता है, उसी को हम लोग मोलर द्रव्यमान कहते हैं यहाँ इस चैप्टर में। ठीक, तो इसी पर आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल देख रहे थे। चलिए कुछ न्यूमेरिकल को और लगाते हैं, फिर अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। चलिए इसी पर आधारित हमारा अगला क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हमारा कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए और विलयन का घनत्व 1.1394 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो प्रश्न में सबसे समझने लायक बात जो है यहाँ ये जो 20% कह रहा है, इसी 20% में सारी बातें आपको समझनी है। देखिए मैंने आपको इस चैप्टर में बताया भी था कि अगर आप इस चैप्टर को जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, अगर इसी टॉपिक को हम लोग कक्षा 12th में पढ़ते तो आपको वहाँ पे विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की 8 से 9 विधियाँ बताई जाती हैं। उन्हीं में से हमारा एक विधि है भार प्रतिशत, उन्हीं में से एक मेथड है भार प्रतिशत। तो यहाँ पे इस मेथड को भी थोड़ा सा वो इन्वॉल्व कर दिया है, तो इनको समझते हुए चलते हैं। एक बार प्रश्न पर फिर से नज़र डालते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे ये कह रहा है
कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, जो प्रश्नों में हमको डाटा दिया गया, आप इस डाटा को लिख लीजिए। हमको प्रश्न में कह रहा है विलेन का घनत्व 1.1394 मिलीग्राम ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो ये हमको विलेन का घनत्व दे दिया। ठीक, तो आप पहले लिख लीजिए जो आपको सारे मान दिए गए हैं। विलेन का घनत्व बराबर, ये हमको दिया गया है 1.1394 ग्राम प्रति ml। ये हमको घनत्व का मान दिया गया है। अब सबसे ज़रूरी बात जो आपको यहाँ समझनी है वो ये समझनी है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का 20% भार से का मतलब क्या है। ठीक, तो देखिए, जब आपका दिया गया मान भार परसेंटेज में हो या फिर आयतन परसेंटेज में हो तो उनके बहुत महत्व होते हैं, उनकी एक अलग मीनिंग होती है। वो मीनिंग क्या होती है जरा समझते हैं। देखिए, अगर भार परसेंटेज कहा जाए तो उसका मतलब ये है कि विलेन की पूरी मात्रा 100 ml है। अगर भार परसेंटेज कहा जाए तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा विलेन है इसका पूरा द्रव्यमान, जो हमारा पूरा विलेन है, विलेन का द्रव्यमान 100 ml है। बात समझ में? ठीक, तो ये जो प्रश्न में हमसे कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का 20% भार से घोला गया है, इसका पहले आप निष्कर्ष निकालो। देखिए, इसका निष्कर्ष ये निकलेगा कि जैसे प्रश्न में कह रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% भार से, तो इसका पहले निष्कर्ष लिख लीजिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 के 20% भार से का तात्पर्य है कि विलयन का कुल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान 100 ग्राम है तथा शेष H2SO4 का 20 ग्राम विलेय है। ठीक, ये आपका जो प्रश्न में कह रहा था उसका निष्कर्ष मिल गया। अब यहां जरा देखिए, ये जो H2SO4 है ये यहाँ पे आपका विलेय पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? विलेय पदार्थ है। ठीक, अगर विलायक के विषय में चर्चा नहीं किया गया है तो हम विलायक को स्वतः अपनी तरफ से जल मान लेते हैं। हालांकि यहाँ पे विलायक का कोई काम नहीं है तो हम किसी को कुछ नहीं मानेंगे। तो ये जो भारानुसार है, ये चीज़ जब आप इंटरमीडिएट में पढ़ेंगे तो वहाँ जब इनकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे, फॉर्मूले पढ़ेंगे, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। हालांकि एक बार हम फिर से भार प्रतिशत के विषय में बताते हैं। देखिए, विलेन का जो भार प्रतिशत होता है, विलेन का जो भार प्रतिशत होता है, भार प्रतिशत भी विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि होती है। ठीक, विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की भार परसेंटेज भी एक विधि होती है जिसको हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं। बात समझ में? इसमें होता क्या है कि हम इसमें ऐसे कहते हैं अगर कि किसी विलेन में NaCl का 10% भारानुसार विलेन बनाया गया। ठीक, किसी विलेन में NaCl का 10% जलीय विलेन बनाया गया। तो यहाँ पे भारानुसार अगर वर्ड जोड़ा जा रहा है या भार से जोड़ा जा रहा है तो उसका मतलब जो निकलता है वो ये निकलता है कि हमारा जो कुल विलेन के पूरा का पूरा द्रव्यमान होगा। देखिए, भार के विषय में कह रहा है तो यहाँ पे विलेय, विलायक, विलेन तीनों को तौलेंगे। बात समझ में? मतलब उनका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। बात समझ में आ रही है? और अगर यही आयतनानुसार कहता तो विलेय, विलायक और जो हमारा विलेन है इनकी मात्राओं को हम नापते, मतलब उनका वैल्यूम निकालते। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो यहाँ पे NaCl का 10% जो कह रहा है उसका यही मीनिंग निकलेगा कि आपने जो विलेन बनाया उस विलेन में NaCl की मात्रा 10 ग्राम है और पूरे विलेन का मान जो है ये 101 ग्राम है। बात समझ में आई? ठीक, तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई, क्लियर हो गया।
कि यहाँ जो कह रहा था कि H2SO4 के 20% भार का क्या मतलब है, तो H2SO4 के 20% भार से का मतलब क्या है कि हमारे जो विलेन है, इस विलेन की कुल मात्रा 100 ग्राम और जो हमारा विलायक है H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिकम, इसकी मात्रा 20 ग्राम है। बात समझ गई? इतनी डाटा मिल गई हमको। अब इतनी डाटा अगर हमको मिल गई है तो हमको जो निकालना बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हमको निकालना क्या है, विलेन की मोलरता निकालनी है। चलिए मोलरता के फॉर्मूले पे चले आइए। मोलरता बराबर, विलेन की मोलरता निकालने का फॉर्मूला होता है विले के मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, ये मोलरता निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ आप गौर करिए, तो विले के मोल हमने पिछले प्रश्नों में आपको निकाल के बताया भी था कि हम किसी के मोलों की संख्या कैसे काउंट करते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया। तो चलिए उसी की सहायता से सबसे पहले हम क्या करेंगे, विले के मोलों की संख्या की गणना कर लेते हैं। चलिए देखिए, हम विले के मोलों की संख्या की गणना कैसे करेंगे, सबसे पहले चीज यही आप निकालिए। तो देखिए, हमको विले के मोल निकालने हैं। तो मोल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, ग्राम बटे अणु भार, मतलब जिसके मोलों की संख्या की गणना करनी है उसकी मात्रा ग्राम में रख करके उसी के अणु भार से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे अगर विले के मोलों की संख्या निकालनी है तो विले की मात्रा ग्राम में कितनी है, देखो विले हमारा H2SO4 है और H2SO4 की मात्रा कितनी है, 20 ग्राम है। ठीक, तो ये हो गया 20 ग्राम बटे, देखो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या, ग्राम बटे अणु भार, जिसके मोलों की संख्या निकालनी होती है उसकी मात्रा ग्राम में रख करके उसी के अणु भार से भाग दिया जाता है। तो अब आप विले के मोलों की संख्या, विले पदार्थ के मोलों की विले पदार्थ की जो वैल्यू है ये ग्राम में कितनी दी गई है, हमने जब निष्कर्ष से निकाला तो हमको ज्ञात हुआ कि ये 20 ग्राम है। ठीक, तो हमने रख दिया 20 ग्राम। अब इसके बाद आप जरा देखिए, विले हमारा क्या है, H2SO4 है, तो हम H2SO4 के मोलर द्रव्यमान का मान निकाल देते हैं। मोलर द्रव्यमान का मतलब अणु भार, कैसे निकालते हैं, देखिए H2SO4 आपका विलेय पदार्थ है और H2SO4 के मोलों की का अणु भार निकालना है, का मोलर द्रव्यमान निकालना है। कैसे निकालेंगे हम, जरा देखिए, क्या हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार, 1 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस दूसरा एलिमेंट हमारा सल्फर है और सल्फर का जो परमाणु भार होता है, कितना सल्फर है 1, उसका होता है 32 प्लस जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है ये होता है 16 और क्या ऑक्सीजन है 4, तो 4 गुणे 16 इज इक्वल टू, सॉल्व करिए इसी को, तो 2 करने में 2 प्लस 32 प्लस 16 चौके 64, इसी को आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 98, ये हो गया H2SO4 का अणु भार। अब 20 में 98 से भाग कर दीजिए, तो विलेय के मोलों की संख्या की गणना हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। यानी जो हमें विलेय पदार्थ है जिसके मोलों की संख्या की गणना करनी थी हमने कर ली। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे विलेन का आयतन भी तो नहीं ज्ञात है हमको, जो विलेन हमारा इसका आयतन भी नहीं ज्ञात है हमको, तो हम सबसे पहले इसके आयतन की गणना करते हैं। चलिए, तो विलेन का जो आयतन है इसके आयतन की भी गणना कर लेते हैं। अगर हमको इसका आयतन निकालना है तो आप देखिए, आयतन निकालना है आपको, आयतन निकालने के लिए आप जरा देखिए कि आपको विलेन का द्रव्यमान ज्ञात है और विलेन का जो डेंसिटी है, घनत्व, ये भी ज्ञात है। और अगर किसी पदार्थ का आपको घनत्व ज्ञात है, उसका द्रव्यमान ज्ञात है, तो उसका आप आयतन निकाल सकते हो। कैसे, देखिए जरा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है। आप इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई कीजिए। जब आप इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करेंगे तो जरा देखिए, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, और द्रव्यमान कितना, ये चीज आपको पहले से ज्ञात है कि नहीं ज्ञात है। देखो, विलेन का हमको आयतन निकालना है, तो विलेन का द्रव्यमान हमको मालूम है कितना है, 100, आप यहाँ पुट कर दीजिए 100। आयतन आपको निकालना है, आयतन को V मान लो, होल्ड कर दो, ठीक, और गुणे घनत्व, देखो घनत्व इसका मालूम नहीं हमको, 1.1394, ये चीज जब इधर आएगा तो V इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 100/1.1394, हमको घनत्व भी मिल गया। बात समझ रहे हैं। अब आपको घनत्व मिल गया है, सॉरी विलेन का आयतन मिल गया है, विलेय के मोलों की संख्या मिल गई, सारी वैल्यू को आप रख दीजिए।
चलिए देखिए, तो आपका ये हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोल कितने निकले हैं 20/98। ठीक, तो विलेय के मोल हो जाएंगे 20/98। और अब विलेन का आयतन कितना है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ एक बात और देखेंगे कि ये जो आयतन निकलेगा यहाँ पे, ये आपका ml में निकलेगा। यहाँ जो आपका आयतन निकलेगा किसमें निकलेगा, ml में निकलेगा। ml में निकलने का रीजन क्यों है, क्योंकि जो हमारा घनत्व दिया गया है और जो हमारा द्रव्यमान था ये सीजीएस पद्धति में, जबकि जो लीटर होता है ये एमकेएस पद्धति का मात्रक होता है। और यहाँ पे जो आपका आयतन निकला है ये आपका लीटर में नहीं है, ml में है। तो आप इस ml को सबसे पहले लीटर में चेंज करेंगे। मैंने आपको बताया था कि ml को लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आई। तो आप यहाँ पे b = 100/1.1394 जो है इस पूरे मान में 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम डायरेक्टली यही वैल्यू रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100/1.1394। और यहाँ पे ये ml में है, इसको लीटर में बदलने के लिए हमने 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब देखिए जब 4 पद हो जाते हैं तो हम चौथे पद का मल्टीप्लाई प्रथम पद में और द्वितीय पद का मल्टीप्लाई तृतीय पद में कर देते हैं। चलिए कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आप यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 20 × 1.1394 इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 98 × 100 × 10⁻⁻3। इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आपको विलेन की मोलरता दे देगा। मात्रक लिखेंगे आप मोलर। ठीक है, अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस प्रकार के न्यूमेरिकल को हम और आगे एक बार पुनः बताएंगे। ठीक है, चलिए आज के अगले टॉपिक को देखते हैं हम। चलिए अगले टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मोललता, सॉरी मोल प्रभाज। हमारा जो अगला टॉपिक है, इस अगले टॉपिक का नाम है मोल प्रभाज। टॉपिक क्या हमारा, मोल प्रभाज। इस टॉपिक को हम लोग मोल अंश के नाम से भी जानते हैं। इसका जो दूसरा नाम है ये मोल अंश भी है। ठीक, तो मोल प्रभाज क्या है, मोल अंश क्या है, ये भी विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की एक विधि क्या है, जरा देखते हैं इसको। देखिए, कोई भी विलेन होता है तो वो कितने लोगों से मिलकर के बना होता है, 2। एक आपका विलेय, दूसरा आपका विलायक। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या अर्थात या तो विलेय के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, मोल अंश कहते हैं। बात समझ में आई। एक बार लैंग्वेज पुनः देखिए, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस विलयन का उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक, मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता क्योंकि ये 2 मोलों की संख्याओं का एक रेशियो होता है, का एक अनुपात होता है। बात समझ में आई। ठीक, तो मोल प्रभाज क्या है, इसकी परिभाषा एक बार अगेन सुनते हैं। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या अर्थात या तो विलेय के मोलों की संख्या या हमारे विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग विलयन का उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। माना जो हमारा एक विलयन है, सपोज दैट ये एक विलयन बन गया, तो ये विलयन कैसे बना होगा, विलेय और
विलायक से मिलकर विलेय और विलय, इन्हीं दोनों लोगों से तो मिलकर के हमारा विलेन बना है। अब मान लेते हैं कि जो हमारा विलेय है इसके मोलों की संख्या स्मॉल n है, जो हमारा विलेय है इसके मोलों की संख्या कितनी है, स्मॉल n है, तथा जो हमारा विलायक है इसके मोलों की संख्या कैपिटल N है। ठीक, तो अगर आपको विलेय के मोल प्रभास की गणना करनी, किसके, विलेय के मोल प्रभास की गणना करनी, तो विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखिए, ये हो गया विलेय के मोलों की संख्या। और विलेन में कितने लोग हैं, 2 लोग, तो इन्हीं दोनों के मोलों की संख्या को ही तो कुल मोलों की संख्या कहेंगे। तो आप क्या करिए, विलेय के मोलों की संख्या को आपने ऊपर रखा और कुल मोलों की संख्या से भाग कर दो, तो कुल मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, स्मॉल n प्लस कैपिटल N, स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n हमारे विलेय के मोलों की संख्या, विलायक हमारे विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N, और इन्हीं दोनों के योगफल को तो ही हम लोग विलेन के कुल मोलों की संख्या कहेंगे। तो ये हो गया विलेन के कुल मोलों की संख्या। अब जरा देखो, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को इस घटक का मोल प्रभाज कहेंगे। बात समझ में, इस घटक को क्या कहेंगे, इस घटक का ये मोल प्रभाज कहलाएगा। ऐसे अगर आपको विलायक का निकालना है, तो विलायक के अगर मोल प्रभाज निकालना है, तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रख दीजिए और अगेन कुल मोलों की संख्या से भाग कर दीजिए, तो ये देखो विलायक का मोल प्रभाज निकल गया। बस समझ, तो किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्याओं का जो अनुपात होता है, इसी अनुपात को हम लोग विलेय का मोल, उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। तो इसके विषय में चर्चा करते हैं कल। और अगर पिछले टॉपिक में जो नहीं समझ में आया, आज के न्यूमेरिकल में जो चीजें नहीं समझ में आई, आप कमेंट करिएगा, हम एक बार फिर से उन चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।